दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इवोल्यूशन का संपूर्ण ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति के बदलते रूप को भी दर्शाता है। कभी यह सोचा है कि जो करेंसी हम रोज यूज करते हैं उसका इतिहास कितना पुराना और रोचक हो सकता है। भारत की करेंसी का सफर बार्टर सिस्टम से शुरू होकर प्राचीन सिक्कों, मुगल साम्राज्य के मोहर्स, ब्रिटिश एरा के रुपया, स्वतंत्र भारत के नए नए नोट्स और सिक्कों तक काफी लंबा और इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट जर्नी पर ले जाने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो इतिहास के हर मोड़ पर नए नए रंग लेकर आया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए भारत की करेंसी के इवोल्यूशन की शानदार कहानी को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत का सफर, बार्टर सिस्टम। दोस्तों जब दुनिया में मुद्रा या करेंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तब बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम एक प्राचीन एक्सचेंज सिस्टम था जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है तो वह अपने गेहूं को देकर चावल ले सकता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार कॉम्प्लेक्स होता गया बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशन सामने आए। काफी बार एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की वैल्यू मैच नहीं होती थी या कभी कभी लोगों की जरूरतें अलग होती थी। इसी वजह से एक स्टैंडर्ड मीडियम की जरूरत महसूस हुई और ये मीडियम था मुद्रा यानी करेंसी। भारत में मुद्रा का इतिहास लगभग 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है जब पंचमार्क सिक्के का प्रचलन हुआ। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में मुद्रा कैसे शुरू हुई। पंचमार्क कॉइन्स का युग। प्राचीन भारत की मुद्रा का सबसे पुराना रूप था पंचमार्क कॉइन्स, जो तांबा, चांदी और कभी कभी सोने से बनाए जाते थे। ये कॉइन्स मौर्य और मगध साम्राज्य के समय प्रचलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिक्के बनाना और व्यापार में उनका यूज एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया। इन कॉइन पर अलग अलग सिंबल्स बने होते थे, जैसे जानवर, वृक्ष और सूर्य के प्रतीक। गुप्त साम्राज्य के समय गोल्ड कॉइन्स काफी मशहूर हुए। गुप्त साम्राज्य को एक गोल्डन एज माना जाता है और उनके सिक्के भी इस गोल्डन पीरियड के प्रतीक थे। गोल्ड के अलावा गुप्त पीरियड में सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी बनते थे। करेंसी का न्यू एज, सल्तनते एरा। मेडिवल इंडिया के समय करेंसी सिस्टम में नए रिफॉर्म्स और इनोवेशन सामने आए। जब दिल्ली सल्तनत का प्रभाव शुरू हुआ तब उन्होंने नए नए कॉइन्स लॉन्च किए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक काफी एक्सपेरिमेंटल रूलर्स थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसे शासक थे जो नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करते थे। उन्होंने कॉपर और ब्रास कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के अल्टरनेटिव के रूप में थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि नकली सिक्के बनने लगे और व्यापार में खलबली मच गई। फिर आया मुगल काल, जिसमें अकबर और शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने करेंसी सिस्टम को और भी स्टैंडर्डाइज किया। शेरशाह सूरी के समय जो रुपया इंट्रोड्यूस हुआ वही आज के रुपए का फाउंडेशन बना। मुगल काल, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का प्रभाव। मुगल काल का करेंसी सिस्टम काफी सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज था। अकबर के समय मोहर यानी गोल्ड, रुपया यानी सिल्वर और दाम यानी कॉपर कॉइन्स काफी प्रचलित थे। इन कॉइन पर मुगल शासकों के नाम और उनके साम्राज्य के चिन्ह बने होते थे। मुगल साम्राज्य के सिक्के सिर्फ व्यापार के माध्यम नहीं थे बल्कि उनके कल्चरल और पॉलिटिकल प्रभाव भी दिखते थे। उन कॉइन्स का डिजाइन और क्वालिटी इतनी सुपीरियर होती थी कि उनका यूज इंटरनेशनल ट्रेड में भी होता था। करेंसी सिस्टम का ड्रामेटिक चेंज, ब्रिटिश राज। फिर आया ब्रिटिश राज का समय जिसमें भारत के करेंसी सिस्टम में एक ड्रामेटिक चेंज आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने 1600 में अपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए। 1857 के क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तब भारत का करेंसी सिस्टम और भी स्टैंडर्डाइज हो गया। 1861 में भारत के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इन नोट्स पर क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट होता था। ब्रिटिश एरा में सिल्वर कॉइन्स काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन 1920 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके सिल्वर स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा था। स्वतंत्र भारत, एक नई पहचान।
1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद नई मुद्रा और नई करेंसी सिस्टम की जरूरत पड़ी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में स्टेबलाइज हुई थी, नए नोट्स और सिक्के डिजाइन करने और प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन गई। 1950 में भारत ने अपनी पहली करेंसी इशू की, जिनमें अशोक स्तंभ का प्रतीक था। ये प्रतीक भारत की प्राचीन संस्कृति और यूनिटी का दर्पण था। 1969 के बाद भारत के करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट का प्रचलन शुरू हुआ। ये एक सिंबॉलिक मूव था जो भारत की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता था। लिबरलाइजेशंस और मॉडर्न भारत। 1991 के बाद जब भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस को अडॉप्ट किया, तब डेनोमिनेशंस के नोट्स आए। रुपी 500 और रुपी 1000 के नोट्स काफ़ी पॉपुलर हुए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए सिक्योरिटी फीचर्स और अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ इन नए नोट्स को लॉन्च किया। 2000 के बाद नए कॉइन भी आए, जैसे बी मेटालिक रुपी 10 का कॉइन। ये नए कॉइन एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ड्यूरेबल मटेरियल्स के बनाए गए। डीमोनेटाइजेशन और डिजिटल इंडिया का युग। 2016 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर। डीमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के पुराने नोट्स को डिमोनेटाइज करके 500 और 2000 के नोट्स इंट्रोड्यूस किए गए। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई, पेटीएम और भीम का आना एक रेवोल्यूशन था, जिसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया गया। आज भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। करेंसी का फ्यूचर। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भारत के करेंसी का फ्यूचर कैसा होगा। क्या हमारी करेंसी पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी? क्रिप्टो करेंसीज का क्या रोल होगा? ये सब आने वाला समय का टॉपिक है, लेकिन एक बात पक्की है कि भारत अपने नए रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों, ये था भारत की करेंसी का सफ़र, बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक। ये कहानी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही नहीं, बल्कि भारत के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्रेस की भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।